हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत और हमने फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात किया था, जो कि आर्टिकल 12 कहता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से बात की थी आर्टिकल 14 टू 18 के बारे में, जो कि कहता है राइट टू इक्वेलिटी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम क्या होता है? आर्टिकल्स हैं इसके 19 टू 22। आइए एक एक करके जानते हैं क्या क्या कौन कौन आर्टिकल्स क्या क्या कहता है। आइए बात करते हैं एक एक करके आर्टिकल्स की। सबसे पहले आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? ये गारंटी करता है, किसको गारंटी करता है? सिटीजन्स को उनके 6 राइट्स के लिए। मतलब इस आर्टिकल में कुल मिला के 6 राइट्स दिए गए हैं, जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए, मतलब नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भारत में रहने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये 6 राइट्स दिए गए हैं। क्या क्या राइट्स हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हमको कहीं भी बोलने का अधिकार है और एक्सप्रेस करने का अधिकार है। मतलब कहीं भी हम फ्रीली अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, कोई भी चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। इसके अलावा राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब विदाउट आर्म्स मतलब बिना हथियारों के हम लोग क्या कर सकते हैं, एकजुट इकट्ठा हो सकते हैं कोई भी डिस्कशन के लिए, जैसे कि चाहे वो रिलीजियस डिस्कशन हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो। हमको अधिकार है कि हम कहीं भी इकट्ठा होके हम कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब हमारे पास राइट है एसोसिएशन फॉर्म करने का, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो। हम चाहे तो हमारे पास राइट है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई चीज एसोसिएशन बनानी हो, हमारे पास ये राइट है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। देखिए, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। कैसे? इसमें फोर्थ पॉइंट कहता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब हमारे पास राइट है कि इंडिया के किसी भी कोने में, चाहे कोई भी स्टेट में हम फ्रीली जा सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के कोई भी पार्ट में, कोई भी स्टेट में फ्रीली हमको रहने का अधिकार है। दोनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। यहाँ बोलते हैं कि कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, इधर से उधर घूम सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट कहता है राइट टू रिसाइड और सेटल, हम वहां जाके कहीं भी इंडिया की टेरिटरी में सेटल हो सकते हैं। अब हम आते हैं सिक्स पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट क्या कहता है आर्टिकल 19 का? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस, मतलब हमारे पास राइट है किस चीज का? कि हम कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन को, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो एडवोकेट का हो। हमारे पास राइट है कि हम कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन को। इसके बाद ये हो गए हमारे आर्टिकल 19 के 6 पॉइंट्स, जो कि आर्टिकल 19 में सिटीजन्स को दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली देर आर 7 राइट्स जो कि आर्टिकल 19 में दिए गए थे। आर्टिकल 19 में 7th कौन सा पॉइंट था जो कि डिलीट कर दिया गया? तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक आर्टिकल 32 है, वो भी राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको भी हमने डिलीट कर दिया था। इसके बाद आर्टिकल 19 के 7th पॉइंट को भी हमने प्रॉपर्टी के राइट से डिलीट कर दिया। और किस अमेंडमेंट से किया? तो 44th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब अगर कुछ राइट्स दिए हैं तो कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं जो 6, जो कि राइट टू स्पीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी अब्यूजिव वर्ड्स यूज करोगे पब्लिकली, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसी करोगे जिस वजह से, ऐसी मूवी बनाओगे या ऐसी कोई भी चीज करोगे जिससे कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति को हानि हो, चाहे इमोशनली चाहे फिजिकली। तो इसके लिए स्टेट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, आइए एक एक करके जानते हैं। आर्टिकल 19 पे तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, इम्पोज किए हैं, मतलब लगाना। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं? स्टेट ने लगाए हैं। कौन कौन से हैं? तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की सिक्योरिटी के लिए कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी रखनी होगी।
इसका मतलब है चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी गैदर हुआ है, कहीं पर भी कोई भी एसोसिएशन फॉर्म हुई है, चाहे आप वहां पे कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हो या कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते हो जिससे कोई व्यक्ति को हानि हो। इससे अगर आपने ऐसा कुछ किया तो स्टेट के पास अधिकार है कि वो आपके लिए कोई पनिशमेंट रख सकती है या फिर आप पे कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद सेकंड चीज क्या कही, अवॉइड डिफॉर्मेशन। मतलब किसी भी व्यक्ति को पब्लिकली, ओरल या रिटर्न, आपने अगर फॉल्स स्टेटमेंट दी, किसी व्यक्ति की आपने रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है स्टेट के द्वारा। फिर आप ये नहीं लगा सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ये वाला आप नहीं लगा सकते हैं राइट। अगर आप किसी की रेपुटेशन खराब करेंगे तो स्टेट के पास अधिकार है कि वो आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि आप सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी जो हमारी इंडिया की है, अगर आपने उसको हानि पहुंचाई तो आप पर स्टेट कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। मतलब अगर आपने कोई भी ऐसा भाषण दिया, ऐसी कोई भी चीज सर्कुलेट की जिससे हम दूसरे देश की बुराई कर रहे हैं, दूसरे स्टेट की या फिर इफेक्ट हो रहा है उसके मैसेज से, तो फिर भी आप पर स्टेट कानूनी कार्रवाई कर सकता है और आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। इसके अलावा सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, सिक्स्थ पॉइंट कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब आप जज की या कोर्ट की इंसल्ट नहीं कर सकते हो, आप उनकी अवहेलना नहीं कर सकते हो। अगर आपने किया तो कोर्ट के द्वारा आप पे पनिशमेंट हो सकती है या फिर आप पे एफआईआर भी हो सकती है। ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं स्टेट द्वारा ताकि आप लोग मिसयूज ना कर सकें राइट टू फ्रीडम का, जो कि है 19 to 22। थोड़ा और आगे चलते हैं और अब बात करते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मतलब हमारे आर्टिकल्स में कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि बात करते हैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करने के बारे में जो जिन्होंने या तो क्राइम किया हुआ होता है या फिर कुछ ट्रायल्स पेंडिंग होते हैं। उन लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये आर्टिकल बनाया गया है, जो कि कहता है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मतलब जिन लोगों ने क्राइम किया हुआ है या फिर ट्रायल्स चल रहे हैं उन लोगों के। इसके अलावा आर्टिकल 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होती। ये मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्लॉजेस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्लॉज आर्टिकल 20 का क्या कहता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब अगर आप ने कोई क्राइम कमिट किया है तो आज के लॉ के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर आगे जाके कोई चेंज होता है लॉ तो उससे आपकी पनिशमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसके अलावा आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 क्या कहता है, नो डबल जियोपार्डी। डबल मतलब अगर किसी व्यक्ति ने एक क्राइम एक बार किया है और उस पर उसे पनिशमेंट मिल गई है तो दूसरी बार सेम चीज पे आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये कहता है आर्टिकल 20 का थर्ड क्लॉज क्या कहता है, नो सेल्फ इंक्रिनेशन। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, उस पर चार्ज लगा है उस ऑफेंस का, तो आप उससे एविडेंस के लिए कंपेल नहीं कर सकते। मतलब आप जबरदस्ती उससे कोई भी एविडेंस नहीं खिलवा सकते, कोई भी सेल्फ इंक्रिनेशन नहीं दे सकते। मतलब वो खुद के खिलाफ खुद ही जबरदस्ती गवाही नहीं दे सकता। ये कहता है आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, नो सेल्फ इंक्रिनेशन। हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। मतलब हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये दोनों के लिए है, मतलब सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। इसके अलावा हमने आर्टिकल 21 कहाँ से लिया है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आर्टिकल 21 लिया है, जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 21 को वाइड करने की कोशिश की है केसेस के थ्रू। कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस थे, पहला था गोपालन केस जो कि 1950 में आया था, और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था मेनका गांधी केस जो कि आया था 1978 में। क्या हुआ था इस केस में कि इनका गवर्नमेंट ने पासवर्ड सीज कर लिया था, पासपोर्ट को सीज कर लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई और कहा कि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी का हनन है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं है क्या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा वाइड किया और बहुत सारी चीज़ें ऐड की, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी ऐड की, राइट टू फ्री लीगल एड ऐड किया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, मतलब हमें बाहर जाने की राइट मिली। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था और उसमें था कि हम फ्रीली कहीं भी टेरिटरी में घूम सकते हैं और रह सकते हैं, और इसमें आर्टिकल 21 में क्या मिला है हमको, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, मतलब हम ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं कंट्री के बाहर। ठीक है, इसके अलावा राइट टू फेयर ट्रायल, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वाइड करके सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं किए जा सकते, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आर्टिकल 359 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सस्पेंड कर सकता है आर्टिकल 21। इसी से ही 3 बार इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 21 सस्पेंड हुआ है। कब? 1962 में चाइना का अटैक हुआ था तब, 1971 में पाक अटैक में, और 1976 में इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे। ये 3 बार सस्पेंड हो चुका है आर्टिकल 21। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 21A की। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आर्टिकल 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, जो कि 21 A में दिया गया है और 86 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया है। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 2002 में ये लाया गया है राइट टू एजुकेशन। इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। कब की गई थी? आर्टिकल 45 में की गई थी। आर्टिकल 45 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। डीपीएसपी एक्चुअली नॉन जस्टिशिएबल होता है, हम लोग इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और ये क्या बोलता है राइट टू एजुकेशन में, 0 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं, मतलब सबसे छोटे से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की ये बात करता है। लेकिन फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जस्टिशिएबल नहीं है, तो फिर जस्टिशिएबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन। किसकी एजुकेशन? 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करता है। लेकिन इसके अलावा डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 45 में दिया गया है राइट टू एजुकेशन, जो कि 0 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, वो भी हटाया नहीं गया, वो भी है। और इसके अलावा 21A जस्टिशिएबल के लिए भी जोड़ा गया है, और 86 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, और 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की ये बात करता है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये उन लोगों के बारे में बात करता है जिसका अरेस्ट हुआ हो, किसी व्यक्ति का अरेस्ट हुआ है, उसके राइट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 22। अगर हम डिटेंशन की बात करें तो डिटेंशन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब किसी व्यक्ति का अपराध साबित हो गया हो, उसके बाद किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना। और प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी व्यक्ति को शक के आधार पर अरेस्ट कर लेना। आर्टिकल 22 में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि जिन व्यक्ति को अरेस्ट हुआ है उस व्यक्ति के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं। क्या क्या राइट्स हैं? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, मतलब अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जा रही है तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो पूछ सकता है कि उसे किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा राइट टू हैव लॉयर, मतलब कोई भी व्यक्ति के पास अधिकार है कि अगर उसे अरेस्ट किया गया है तो वो अपने लिए लॉयर हायर कर सकता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसके पास अधिकार है कि वो बोले, अगर पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही है तो वो व्यक्ति बोल सकता है कि हमारे राइट का हनन हुआ है। और
आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेरी राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 की सीरीज अच्छे से समझ आई होगी। और आगे हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि है आर्टिकल 23 एंड 24। और इसके आगे ही हम अगली ही क्लास में बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि है आर्टिकल 25 टू 28। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आप लोगों को पता चलता रहे मेरा कब वीडियो आ रहा है। थैंक यू सो मच।